न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। सबसे पहली खबर यूपी से। यूपी में बदायूं जैसी दरिंदगी की एक और कहानी सामने आई है। छेड़खानी में नाकाम रहने पर बस्ती के एक गांव में दबंगों ने केरोसिन तेल छिड़ककर एक नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बस्ती के भरवलिया गांव में हुई दरिंदगी की इस वारदात में 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लड़की ने खुद पुलिस को इन दरिंदों के नाम बताए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। एफआईआर में सिर्फ जलाने का जिक्र किया गया है। छेड़खानी की कोशिश के मामले को दबा दिया गया है। साथ ही पूरे मामले को पुलिस जमीन विवाद बता रही है। पुलिस के रवैये से परेशान पीड़ित लड़की ने प्रशासन पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। एफआईआर में सिर्फ जलाने का जिक्र किया गया है। छेड़खानी की कोशिश के मामले को दबा दिया गया है। साथ ही पूरे मामले को पुलिस जमीन विवाद बता रही है। पुलिस के रवैये से परेशान पीड़ित लड़की ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सही तरीके से पुलिस या कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित का परिवार गुस्से में है और मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ दारोगा को सस्पेंड करने की मांग की गई है। यूपी में गैंगरेप की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की घर से बाहर गई थी, जहां 2 लड़कों ने सुनसान में ले जाकर उससे गैंगरेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की और सादे कागज पर लड़की का अंगूठा लगवा लिया। बाद में मीडिया के बढ़ते दबाव के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिजनों का खासा आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम जब घर में अकेली थी तो पड़ोसी सतीश ने उसके साथ रेप की कोशिश की। मासूम के चीखने पर आरोपी सतीश फरार हो गया। पीड़ित के माता पिता जब घर पहुंचे तो मासूम ने वारदात की जानकारी दी। घर वाले आरोपी के खिलाफ थाने गए, लेकिन आरोप है कि इन्हें रात भर थाने में बिठाकर रखा गया और फिर इन्हें ही धमकी देकर भगा दिया गया। पुलिस रेप की कोशिश का मामला दर्ज करने को लेकर पहले बचती रही, लेकिन बाद में दबाव बढ़ता हुआ देखकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती थोड़ी देर में बदायूं पहुंचने वाली हैं, जहां वो गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। यहां गैंगरेप के बाद 2 चचेरी बहनों के शव को पेड़ पर लटका दिया गया था। बदायूं दौरे से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बदायूं मामले को दबाने की कोशिश हुई है। मायावती ने इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए प्रदेश सरकार को निकम्मी बता दिया। राहुल गांधी और शोभा ओझा के बाद आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का बदायूं दौरा है। बदायूं जाकर मीरा कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। उधर यूपी सरकार ने बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले को लेकर बढ़ रहे दबाव के चलते अखिलेश सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बदायूं पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ मधुसूदन मिस्त्री भी मौजूद थे। वहीं बदायूं में पीड़ित परिवार ने किसी भी तरह का मुआवजा लेने से मना कर दिया है। पीड़ितों के पिता ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। राहुल गांधी और पीड़ित परिवार के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। राहुल गांधी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। राहुल ने बताया कि पीड़ित परिवार मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ मांग रहा है। परिवारों ने कहा कि देखिए, कॉम्पनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। राहुल ने बताया कि पीड़ित परिवार को लगता है कि यूपी पुलिस न्याय नहीं दिला सकती, क्योंकि उनका सिपाही खुद आरोपी है। राहुल गांधी वारदात वाली जगह पर भी गए थे। वहीं राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बदायूं जाकर रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। ओझा के साथ पार्टी के कई और नेता मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटा। बदायूं में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं। 28 मई को बदमाशों ने 2 दलित बहनों से पहले गैंगरेप किया। उसके बाद उनकी हत्या करके शवों को पेड़ से लटका दिया। इस गुनाह में एक पुलिस वाला भी शामिल है। झांसी से बीजेपी सांसद उमा भारती ने यूपी में रेप की बढ़ रही वारदात के लिए एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के उकसाने वाले बयान को जिम्मेदार ठहराया है। उमा ने कहा है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मुलायम सिंह, उन्होंने निर्भया केस में जो बयान दिया है वह तो मुख्य कारण बना है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के होने का, और मुलायम सिंह जी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं अभी रिपीट होंगी। बदायूं गैंगरेप केस पर उमा भारती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और उनके मंत्रियों के बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाले हैं। ये लोग भी बराबर के दोषी हैं।
हुमा ने कहा कि रेप केस की सुनवाई के लिए यूपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए और दोषियों को खुलेआम फांसी की सजा दी जाए। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक की दबंगई सामने आई है। कल्याणपुर में स्थानीय विधायक सतीश निगम ने थाने पहुंचकर आरोपी कार्यकर्ताओं को जबरन छुड़ाया और खुलेआम सजा भुगतने की धमकी भी दे डाली। दरअसल महोबा के जिला पंचायत सदस्य अंशु शिवहरे की गाड़ी सीज की गई थी। इसके बाद अंशु के समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब मामले की खबर विधायक सतीश निगम को लगी तो वो थाने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जबरन छुड़ा ले आए। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज शाम 5 बजे इन कर्मचारियों से मिलेंगे। मोदी करीब 2 घंटे तक इन कर्मचारियों से मिलेंगे और 3 महीने का बोनस देंगे। बोनस मिलने वाले कर्मचारियों में ऑफिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पीए, पीएस और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल ने शुक्रवार को ही बोनस घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर औपचारिक मुहर पीएम और महासचिवों की बैठक में लगी। इससे पहले कल बीजेपी महासचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7RCI में लंबी बैठक की। बैठक में राजनाथ सिंह और रामलाल भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि अगर सरकार कोई गलती करे तो संगठन को सलाह देनी चाहिए। उन्होंने सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया। बैठक में नरेंद्र मोदी ने सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि चुनाव में भाई भतीजावाद और पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम और ईजीओएम को भंग कर दिया है। उन्होंने फैसला लेते हुए कहा कि सभी पेंडिंग मामले संबंधित मंत्रालय देखेंगे। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव 2 जून को तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राव ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फेसबुक पर सर चढ़कर बोल रहा है। पीएमओ के ऑफिशियल वेब फेसबुक पेज को महज 4 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में जनता को महंगाई का पहला झटका लगा है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। आधी रात से डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में डीजल अब 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। कोलकाता में डीजल की कीमत 61 रुपए 97 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में 65 रुपए 84 पैसे हो गई है और चेन्नई में दाम बढ़ने के बाद डीजल की कीमत 61 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मोदी सरकार के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए अमेरिका ने उप विदेश मंत्री निशा देसाई को भारत भेजने का फैसला किया है। 6 से 9 जून तक की इस यात्रा में निशा मंत्रियों और प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगी। बीबीसी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना पर भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने सवाल उठाए। प्रीति ने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर 16 मई को दिखाए गए कार्यक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। खबर है कि जेपी नड्डा, ओम माथुर और अमित शाह में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शिंजो ने कहा कि दोनों देशों में रिश्ते और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत, जापान और अमेरिका मिलकर दोस्ती की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा लड़ेंगे और उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। महाराष्ट्र में पहली बार ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले न बाल ठाकरे चुनाव लड़े, न ही उनके बेटे उद्धव ठाकरे अब तक चुनाव लड़े हैं। महाराष्ट्र में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। राज ठाकरे के चुनाव लड़ने के ऐलान का महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी ने स्वागत किया है। विधानसभा में बैठेंगे तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, सोच भी बदलेगी। आशा करते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी कि पार्टियां रिमोट कंट्रोल की बजाय खुद नेता अगुवा बन के चलाएं तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसे में राज का ये सही कदम है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो चुनाव में उतरे और उसमें किसी को संकोच नहीं करने की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बड़े ऐलान के बाद आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक रैली करने वाले हैं, जिसमें विधानसभा को लेकर वो कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना की विजय रैली अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई है। स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में 5 कर्मचारियों के निलंबन की खबरों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गलत बताया। डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने कहा कि इस मामले में किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया है।
इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के निलंबित कर्मचारियों का बचाव किया था। उन्होंने वीसी से कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की अपील की थी। स्मृति की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज लीक करने को लेकर सस्पेंड करने की खबरें आई थी। वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करें। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने अपने सर्टिफिकेट मामले पर सफाई दी है। मुंडे ने कहा कि उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पुणे के बीजेएल कॉलेज से की है, जबकि न्यू लॉ कॉलेज को प्रिंटिंग में गड़बड़ी बताया है। गोपीनाथ मुंडे पर चुनाव आयोग को गलत हलफनामा देने का आरोप है। मुंडे ने लिखा है कि उन्होंने न्यू लॉ कॉलेज पुणे से 1976 में डिग्री हासिल की है, जबकि इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट सामने आई है। योगेंद्र यादव ने पार्टी की पीएसी से इस्तीफा दे दिया है। साथ में हरियाणा में पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को छोड़ दिया है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा में पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएसी से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी ने योगेंद्र यादव का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी में आज भी दोनों लोग हैं। पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इस्तीफा उन्होंने जरूर दिया है अपनी ओर से, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। दरअसल हरियाणा में करारी हार के बाद राज्य की पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव में मतभेद चल रहे थे। खबर है कि योगेंद्र यादव हार का ठीकरा नवीन जयहिंद के सिर फोड़ना चाहते थे। योगेंद्र ने नवीन जयहिंद को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। मतभेद के बाद नवीन जयहिंद ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यूपी में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद दिखी है। आज से एनटीपीसी यूपी को 325 मेगावाट बिजली देगा। इससे पहले बिजली संकट पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई थी। अखिलेश सरकार ने कोयले की कमी को केंद्र ने उन पर बिजली नहीं खरीदने का आरोप लगाया था। राजधानी दिल्ली में अब बिजली नहीं कटेगी। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस को कर्ज देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियां लोन देने को तैयार हो गई हैं। उधर बकाये को लेकर सख्त रुख दिखाने वाली एनटीपीसी नर्म पड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी को एनटीपीसी का बकाया चुकाने के लिए 31 मई तक का वक्त दिया था। ये बकाया 690 करोड़ का था। भुगतान नहीं करने पर बिजली की सप्लाई बंद करने का निर्देश है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई होगी। 31 मई तक कंपाउंड खाली करने के लिए बीएमसी ने नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ कैंपाकोला कंपाउंड के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में 2 आईपीएस अधिकारी अभय चुडासमा और राजकुमार पंडियान की जल्द बहाली हो सकती है। वहीं इशरत जहां मुठभेड़ केस में आरोपी आईपीएस अधिकारी जीएस सिंघल को बहाल कर दिया गया है। सिंघल को गांधीनगर एसआरपी का कमांडेंट बनाया गया है। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में साबरमती जेल में बंद निलंबित आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा जेल से ही शनिवार को रिटायर हो गए। गुजरात कैडर के आईपीएस वंजारा का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया। वंजारा पिछले 7 साल से जेल में बंद। लोकसभा टीवी के सीईओ पद से हटाए जाने वाले राजीव मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के हाथ की खबर चलाने की वजह से उन्हें हटाया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से 30 मई को जारी नोटिफिकेशन में राजीव मिश्रा के कार्यकाल को 31 मई 2014 तक सीमित कर दिया गया था। सुनील लांबा को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। यूपीए सरकार ने लांबा की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिस पर मोदी सरकार ने भी मोहर लगा दी। वाइस एडमिरल सुनील लांबा मई 2016 में नौसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में सीएनजी पंप एक कार में गैस भरते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया, जबकि सीएनजी पंप पर खड़ी 5 गाड़ियों को नुकसान हुआ। कानपुर में बीती रात आग लगी तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास रेलवे कर्मचारियों के रेस्ट हाउस में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फैक्ट्री में रखे कुछ सिलेंडर एकाएक जोरदार धमाकों के साथ फट गए। धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। रिहायशी इलाके में मच्छर मारने की दवा बनाने वाली ये फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि किसी मशीन के ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के अंदर रखे गए सिलेंडर भी फट गए, जिससे भीषण हादसा हुआ।
कानपुर के फजलगंज फैक्ट्री एरिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रात 2 बजे पेंट फैक्ट्री में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर थे। जैसे तैसे सभी को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई। पंजाब पेंट नाम की फैक्ट्री में लगी आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। दर्जन भर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। बाड़ी थाने के करीब यह हादसा हुआ जब उदयपुरा की ओर से आ रहे बोलेरो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के जामनगर में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पीछे जो 2 नवजात की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों को सफेद कपड़े में लपेटकर फेंका गया था। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक महिला और उसके 2 नाबालिग बेटों को चोरी के दर्जनों मामलों में अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला के मुताबिक 5 दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होनी और शादी के लिए ही दहेज इकट्ठा करने के इरादे से वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। देर रात तेज हवा के साथ साथ रुक रुक कर बारिश हुई। उत्तराखंड के मसूरी में हुई तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और सर्दी बढ़ गई है। लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं और स्वेटर पहनकर घूमना पड़ रहा है। डेक्कन एक्सप्रेस के 85 साल पूरे हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने डेक्कन एक्सप्रेस की 85वीं वर्षगांठ पर पुणे में केक काटा और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैराथन का आयोजन किया गया। भारी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस मौके पर मौजूद थे।